हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जुड़ जाएंगे सभी साथी। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे आप सभी लोग। ये क्लास आपकी यूपी स्पेशल, यूपी पीसीएस 2020 और यूपी के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ, यूपी के दूसरे सभी एग्जामिनेशन के लिए आपकी बहुत शानदार क्लास है। तो हमारे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे। एक बार क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। क्लास को आप लोग क्या करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। दिख रहा है तुमको साफ? क्या हुआ विष्णु तोमर, क्यों गुस्सा आ रहा है भाई? क्यों गुस्सा आ रहा है तुमको? ये कह रहा है जेल वार्डर की क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? यार ये भी तो यूपीजी के है। जेल वार्डर में जाऊंगा तो कुछ अलग पढ़ाऊंगा क्या? क्यों परेशान करते हो तुम लोग, मुझे बताओ। अगर मैं जेल वार्डर में चला गया तो वहाँ क्या कुछ अलग पढ़ाऊंगा? क्यों भाई? जो यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग वही वहाँ पढ़ेंगे। हाँ चलेगा, हम लोग करते हैं शुरू। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। मुख्यतः देखा जाए तो किसी भी स्टेट के दो तरह के नृत्य होते हैं। किसी भी स्टेट में मुख्यतः दो तरह के नृत्य होते हैं। एक होता है हमारा क्लासिकल डांस। क्या होता है? एक होता है हमारा क्लासिकल डांस। उत्तर प्रदेश का भी क्लासिकल डांस है। एक हमारे क्लासिकल डांस होते हैं और दूसरे हमारे जो डांस होते हैं हम उनको फोक डांस कहते हैं। हम उनको क्या कहते हैं? फोक डांस कहते हैं। तो किसी भी स्टेट की जब हम लोग बात करें तो दो तरह के डांस होते हैं। एक होता है फोक डांस और एक होता है क्लासिकल डांस। फोक डांस की बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा स्थानीय लेवल का होता है। मतलब ये संस्कृति से जुड़ा हुआ नृत्य होता है। जो कल्चर होती है किसी स्थान विशेष की, उससे जुड़ा हुआ नृत्य होते हैं फोक डांस। और क्लासिकल डांस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एकमात्र क्लासिकल डांस है। एकमात्र क्लासिकल डांस है जिसका नाम कथक है। कथक हमारे प्रदेश में क्या है, कथक पे हम लोग बात करेंगे किसी दिन। आज सारे फोक डांस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमारे प्रदेश का जो फोक डांस है वो बहुत सारे हैं, कई सारे फोक डांस हैं। लेकिन अगर क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो हमारे पास एकमात्र कथक है। कथक को हम कथक भी लिखते हैं। दोनों ही सही होता है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको, दोनों ही सही होते हैं। तो कथक पे हम फिर किसी दिन बात करेंगे, कथक के बारे में, कथक के इतिहास के बारे में, कथक को किसने आश्रय दिया, कथक को करने वाले जो प्रसिद्ध लोग थे हमारे प्रदेश में उनके बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग किसी दिन बात करेंगे। हाँ तबीयत ठीक है। और अभी वर्तमान में हम लोग फोक डांस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ क्लास में। फिर मैं शुरू करूँ, फिर मैं क्या करूँगा, क्लास को शुरू करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ जाओ। फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है भाई? हाँ फिर हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। परिवर्तन बैच में क्लास चल रही है, ठीक है? एग्जामपुर का चेला का भी आँख खोल के देखा करो, ठीक है? तो सबसे पहले आता है ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य की अगर हम लोग बात करें, ख्याल नृत्य ये ऐसे नृत्य हैं कि बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम जिनको याद नहीं कर सकते, समझ रहे हो? हाँ बहुत आराम से ये सभी याद किए जा सकते हैं। कह रहे हैं एक विद्यार्थी का एक सवाल है कि अमरूद कहाँ पे पैदा किया जाता है। कह रहे हैं कि मैंने इलाहाबाद बताया, किसी और ने लखनऊ बताया है। जहाँ तक मुझे पता है इलाहाबाद अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। और जब बताया था मैंने अमरूद तब कहा था कि सिर्फ इलाहाबाद में नहीं, अमरूद इलाहाबाद के साथ साथ अन्य कई जनपदों में भी पैदा किया जाता है। यहाँ तक कि मैंने उसमें एटा और बदायूं का भी नाम लिया था।
तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जनपद में। मैंने कहा था हम उन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं जिनकी पहचान उस फल से है या उस फल के लिए वो डिस्ट्रिक्ट जाने जाते हैं। तो जब हम अमरूद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल इलाहाबाद का आता है, प्रयागराज का आता है, क्योंकि अमरूद के लिए एक प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग सेंटर है इलाहाबाद में, और वहाँ का जो अमरूद है वो इलाहाबादी अमरूद के नाम से फेमस है हमारी पूरी यूपी में। तो इलाहाबाद सही होगा, ठीक है। लखनऊ आम के लिए जाना जाता है, लखनऊ जो जाना जाता है या लखनऊ जो प्रसिद्ध है वो आम के लिए है, इलाहाबाद आपका अमरूद के लिए है, बनारस भी आम के लिए है, सहारनपुर आपका आम और संतरा के लिए है, सहारनपुर है, मेरठ है, बागपत है, ये सब आम के लिए प्रसिद्ध हैं। आलू के लिए आपका आगरा प्रसिद्ध है। तो ये कुछ जनपद थे जो किसी एक के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे प्रतापगढ़ आपके आंवला के लिए प्रसिद्ध है, कौशाम्बी और फतेहपुर दोनों केला के लिए प्रसिद्ध है हमारे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ख्याल नृत्य की बात कर रहा था मैं। ख्याल नृत्य में समझिए पहले तो ये बुंदेलखंड का है, ख्याल बुंदेलखंड, खंड से ख्याल याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? खंड से ख्याल याद रखेंगे, समझ रहे मेरी बात को। खंड, बुंदेलखंड, तो आपको याद हो जाना चाहिए, भूलना मत, बुंदेलखंड, समझ रहे हो। तो ख्याल से आप क्या याद रखेंगे? बुंदेलखंड याद रखेंगे। आप ये समझेंगे कि जो ख्याल नृत्य हमारा वो बुंदेलखंड से संबंधित है। तो ख्याल जो आपका है बुंदेलखंड क्षेत्र में ये क्यों किया जाता है? वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो स्थानीय जनता है, वो पुत्र जन्म के उत्सव पर, जब उनके यहाँ पर पुत्र जन्म लेता है उस अवसर पर जिस नृत्य को करते हैं। देखो गांव में या जो हमारी कल्चर होती है, संस्कृति होती है, वहाँ पर फिक्स होते हैं डांस कि हम रक्षाबंधन पे इस तरह का डांस करेंगे, होली पे इस तरह का डांस होगा, या ये अवसर होगा, शादियों में अलग तरह का डांस होता है, जो कल्चर स्थानीय होते हैं। वैसे खैर हम और आपकी अगर बात करें तो बारात में तो कुछ भी डांस होता है, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे। जो सांस्कृतिक तौर पे जो वहाँ की परंपरा और कल्चर होती है हम उसकी बात कर रहे। तो ये जो ख्याल नृत्य होता है, यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है, पुत्र जन्म के उत्सव पर किया जाता है। यह नृत्य रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर उसे अपने सर पर रखकर किया जाता है। यही इस नृत्य की क्या है? पहचान है। रंगीन कागज और बांसों का एक मंदिर बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? रंगीन कागज, हाथ से निर्मित रंगीन कागज और बांसों का एक मंदिर बनाया जाएगा, और उस मंदिर को अपने सर पर इस नृत्य को किया जाता है, जिसे हम ख्याल नृत्य कहते हैं। ख्याल से खंड याद रखेंगे, खंड मतलब बुंदेलखंड। तीन ही क्षेत्र हैं हमारे पास, एक पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कभी कभी अवध के कुछ डांस आ जाते हैं इसमें, और बुंदेलखंड। खंड का एक ही है, ठीक है, खंड तो एक ही है हमारा। रोहेलखंड के कोई ज़्यादा डांस वांस कुछ है नहीं, तो खंड बुंदेलखंड। तो ख्याल नृत्य हमारा किससे संबंधित है? बुंदेलखंड। ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाएगा कब किया जाता है, किस उत्सव पर किया जाता है? तो पुत्र जन्म के उत्सव पर ये ख्याल नृत्य किया जाता है, ठीक है। किस नृत्य पर? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। पुत्र जन्म के उत्सव पर यह नृत्य किया जाता है, पुत्र जन्म के उत्सव पर। हाँ, पुत्र का जब जन्म होता है तब इसको किया जाता है। आगे आपका चौलर नृत्य। क्या है? चौलर नृत्य। चौलर नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो चौलर नृत्य अच्छी वर्षा तथा अच्छी फसल हेतु किया जाता है। क्या क्यों किया जाता है? चौलर नृत्य किया जाता है ताकि अच्छी बरसात हो जाए। जैसे गांव में आपने देखा होगा, गांव में जब किसान बरसात नहीं होती है तो गांव की जो महिलाएं होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, या फिर जो किसान होते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हुए इस नृत्य को करते हैं ताकि अच्छी वर्षा हो, और अच्छी अगर वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी। तो चौलर जो आपका नृत्य है वो अच्छी वर्षा तथा अच्छी फसल हेतु किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से सोनभद्र तथा मिर्जापुर, यह नृत्य सोनभद्र तथा मिर्जापुर। तो चौलर की अगर हम लोग बात करेंगे, चौलर नृत्य आपका कहाँ पे? सोनभद्र तथा मिर्जापुर में किया जाता है। समझ रहे हो? सोनभद्र तथा, हाँ बिल्कुल, याद हुए दोनों आपको? ख्याल बुंदेलखंड, चौलर आपका सोनभद्र, और आपका कहाँ पे? मिर्जापुर। ऐसे याद रख लेंगे। चौलर मतलब चार तरफ से कहते हैं ना, मतलब चौलर चार तरफ से, और चार तरफ से, चार राज्यों से कौन घिरा है? सोनभद्र घिरा है। हम तुरंत ख्याल मन में आना चाहिए, चौलर मतलब चार तरफ से राज्यों से कौन घिरा हुआ है?
मतलब 4 राज्यों के साथ कौन गिरा हुआ है, सोनभद्र और सोनभद्र गिरा हुआ है, उसके जस्ट बगल में मिर्जापुर है। सोनभद्र और मिर्जापुर की लगभग संस्कृति एक जैसी है। सोनभद्र में जनजाति क्षेत्र है, थोड़ा बहुत जनजाति क्षेत्र मिर्जापुर में ही है, मिर्जापुर में भी है, दोनों बिल्कुल एडजेसेंट है, एक दूसरे के पास हटे हुए जनपद हैं। ठीक है, तो चौलर नृत्य को आप लोग याद रखेंगे कि चौलर जो हमारा नृत्य है वो सोनभद्र और मिर्जापुर क्यों किया जाता है, अच्छी वर्षा और अच्छी फसल, अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए किया जाता है। अगले पे आ जाते हैं, तो दोनों ख्याल बुंदेलखंड, चौलर सोनभद्र और आपका कहाँ पे, सोनभद्र और आपका कहाँ पे, आपका मिर्जापुर में। कर्मा नृत्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो कर्मा नृत्य आपका कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कर्मा नृत्य आपके कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हाँ, कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। छोटे से छोटा एग्जाम उठा लो, चाहे बड़ा कोई एग्जाम उठा लो, कांस्टेबल का एग्जाम उठा लो, उसमें चौलर नृत्य कर्मा नृत्य पूछा गया था। तो हम लोग बात करते हैं कर्मा नृत्य प्रदेश के सोनभद्र व मिर्जापुर में जनजातियों के द्वारा आमतौर पर किया जाता है। सोनभद्र तथा मिर्जापुर जनपद के खरवार जनजाति, मैंने कहा कि जनजातियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो खरवार जनजाति के द्वारा, खरवार जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है पहले कत्था का व्यापार करते थे, इसीलिए इनका नाम खैरवार पड़ा। और ये हमारे यहाँ के नहीं हैं, ये मूल निवासी हमारे झारखंड से आए हैं। झारखंड में जब चंदेल शासकों ने इनको वहाँ पराजित करके और इनके शासन, इनके क्षेत्रों को छीन लिया था और इनके क्षेत्रों पर, इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, तो ये इधर चले आए थे। ये 13वीं शताब्दी की बात है। तो ये कहाँ चले आए, हमारे पूर्वी इलाके में, हमारे प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में, जहाँ पर जंगल ही जंगल थे उस समय। आज भी बहुत सारे जंगल हैं सोनभद्र के इलाके में, तो नक्सली क्षेत्र है, चंदौली, सोनभद्र, ये सभी। तो आज भी यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं। हमारे प्रदेश का सबसे ज़्यादा जंगल क्षेत्र वाला जिला भी है सोनभद्र हमारा, सबसे ज़्यादा जनजाति वाला जिला भी है सोनभद्र हमारा। समझ रहे मेरी बात को। तो कर्मा जो नृत्य है आपका, ये जनजातियों के द्वारा, जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो कर्मा हमारा ट्राइब्स के द्वारा, कर्मा हमारा सोनभद्र और मिर्जापुर में, कर्मा हमारा सोनभद्र और मिर्जापुर में, कर्मा आपकी खैरवार जनजातियों के द्वारा। तो खैरवार जनजातियों के लोगों के द्वारा किया जाने वाला कर्मा लोक नृत्य के अंतर्गत नर्तक फुदकते हुए, इसमें करते क्या है कि जो नर्तक होता है वो फुदकते हुए जाता है और पेड़ों से उसकी डाली तोड़ के ले आता है। क्या करता है, वहाँ पे एक हवन हो रखा होता है, एक हवन किया जाता है और हवन में नर्तक जाता है और पेड़ों से क्या डाली तोड़ के और झूमते हुए उस हवन तक लेके आता है। उसको कर्मा कहा जाता है, उसको कर्मा कहा जाता है। तो फुदकते हुए वृक्षों से पत्तियां तथा डालियां काटकर पुजारी को लाकर देते हैं तथा नृत्य करते हुए इन वृक्षों की पत्तियां तथा शाखाएं शराब के साथ नर्तकों द्वारा चढ़ाई जाती हैं। फुदकते हुए जाते हैं और पेड़ों की डालियां और पत्तियां तोड़ के ले आते हैं। पुजारी वहां पे हवन कर रहे होते हैं और उसी हवन कुंड में इन पत्तियों को चढ़ाया जाता है शराब के साथ। समझ रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, कर्मा समझ गए ना। कर्मा में कुछ कर्म किया जाता है। कर्म क्या होता है, मतलब काम किया जाता है। काम क्या होता है कि जो नर्तक होता है वो जाता है, पेड़ से डाली तोड़ के ले आता है। जब पुजारी कहता है पत्तियां लेके आओ, डाली, जैसे हम लोग आम की डाली लेके आते हैं ना, जब हवन किया जाता है और आम की डालियों को हम लोग उस हवन में रखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे करता है जो व्यक्ति होता है और उसी को कर्मा नृत्य कह देते हैं। वो झूमते हुए जाता है और झूमते हुए आता है, इसी को कर्मा नृत्य कहा जाता है। तो ये कर्मा जो नृत्य आपका सोनभद्र और मिर्जापुर में, आप इतनी सी बात को अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, हाँ अच्छी बात है। आगे चलो,
आगे आ जाता है आपका सैला नृत्य, तीनों याद हो जाना चाहिए, ख्याल खंड बुंदेलखंड, चौलर चार तरफ से घिरा हुआ सोनभद्र मिर्ज़ापुर, और कर्मा आपका सोनभद्र मिर्ज़ापुर। ठीक है, हाँ जी। आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे है आपकी स्क्रीन पर सैला नृत्य। आगे क्या है, सैला नृत्य। सैला नृत्य भी आपका खरबार जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। कर्मा और सैला, कर्मा और सैला दोनों ही खैरवार जनजाति या खरबार, ये भी सही होता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे उसको वो भी सही है, खरबार लिखेंगे आप वो भी सही है। तो खैरवार जनजातियों द्वारा प्रदेश के सोनभद्र तथा मिर्ज़ापुर जनपद में किया जाता है। तो कर्मा सैला दोनों ही खैरवार जनजाति के द्वारा और दोनों ही सोनभद्र मिर्ज़ापुर के क्षेत्रों में नृत्य किए जाते हैं। दोनों ही क्या किए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं। अगले उस पे आ जाते हैं। अगला पांचवा है आपकी स्क्रीन पर लठमार दीवारी नृत्य। लठमार दीवारी नृत्य, देखो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। दीवारी नृत्य की जब बात आ जाती है, ये होलिकोत्सव जो होता है उस समय लठमार जो होली होती है उसी की तरह लगभग होता है, लेकिन इसमें याद रखेंगे कि लठमार दीवारी नृत्य होता है। ये समझ रहे मेरी बात को, क्या होता है, लठमार दीवारी नृत्य होता है। इस लठमार दीवारी नृत्य की अगर बात करें तो ब्रज की लठमार होली की तरह, जैसे ब्रज में हमारी लठमार होली होती है ना, जो बरसाना में, नंदगांव में, इन सब में जो लठमार होली होती है, होलिकोत्सव किया जाता है, तो उसी की तरह यह प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, मैंने कहा कंफ्यूज नहीं होना आप, जब लठमार दीवारी नृत्य की बात आए तो ब्रज में नहीं जाएंगे, कहाँ पे चले जाएंगे हम लोग, दीवारी मतलब बुंदेलखंड आ जाएंगे। बुंदेलखंड में किया जाता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर चित्रकूट में दीपावली के शुभ अवसर पर, दीपावली के शुभ अवसर पर कई दिनों तक भगवान श्री राम का चित्रकूट से गहरा संबंध है। चित्रकूट में ही उनकी क्या थी, कुटिया थी, जहाँ पर जब उनको वनवास दिया गया था तो इसी चित्रकूट में वो अपनी कुटिया बना के रहे थे। वनवास जब उनको दिया गया था तो अयोध्या से निकल के चित्रकूट ही आए थे राम, भगवान श्री राम। तो आगे है आपका, इस अवसर पर कई दिनों तक ढोल नगाड़ों की थाप पर, ढोल नगाड़ों की थाप पर आकर्षक वेशभूषा में, आकर्षक वेशभूषा में के साथ मोर पंखधारी लठैत, मोर पंखधारी लठैत एक दूसरे पर लाठियों से वार करते हुए नृत्य व खेल का प्रदर्शन करते हैं। याद रखेंगे कहाँ पे, दिवाली के समय पे भगवान श्री राम का संबंध चित्रकूट से बहुत गहरा है। दिवाली के अवसर पर, दिवाली के आसपास वाले समय में, किसी एक फिक्स दिन नहीं, कई सारे दिनों तक यहाँ के जो लोग होते हैं इस खुशी में क्या करते हैं कि मोर पंख लगाते हैं और लाठियां लेके एक दूसरे पर वार करते हैं, और इसी को कहा जाता है क्या, लठमार दीवारी नृत्य। तो लठमार दीवारी नृत्य आपका कहाँ पे होता है, बुंदेलखंड में होता है। लठमार दीवारी नृत्य आपका बुंदेलखंड में होता है। लठमार दीवारी नृत्य आपका बुंदेलखंड में होता है। आगे चलते हैं हम लोग, हाँ जी आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो लठमार दीवारी नृत्य के बाद ठडिया नृत्य आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, ठडिया नृत्य आ जाता है। ठडिया नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो ठडिया मुख्य रूप से सोनभद्र जनपद के संतान की कामना पूरी होने पर, संतान की कामना पूरी होने पर माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर ये नृत्य किया जाता है। संतान की कामना पूरी होने पर यहाँ पे माँ सरस्वती से संतान की कामना की जाती है सोनभद्र में, और जब ये कामना पूरी हो जाती है और उनको संतान प्राप्त हो जाती है, संतान प्राप्त होने के बाद माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर यह नृत्य किया जाता है, जिसको हम ठडिया नृत्य कहते हैं। समझ रहे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठडिया नृत्य कहते हैं। अगले पे आ जाते हैं, सातवां आपकी स्क्रीन पर धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य की जब हम लोग बात करेंगे तो प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कुम्हार प्रजापति, कुम्हार या फिर प्रजापति कहिए, कुम्हार जाति के लोग स्त्री की वेशभूषा धारण कर यह नृत्य करते हैं। कुम्हार जाति के लोग स्त्री की वेशभूषा धारण कर यह नृत्य करते हैं। धुरिया कहते हैं हम, जैसे क्या कहते हैं, धुरिया नृत्य की अगर बात करें तो प्रदेश के बुंदेलखंड में धुरिया क्या हो जाएगा आपका, प्रदेश के बुंदेलखंड में नृत्य किया जाता है। आगे हम आ जाते हैं घर कहरी, घर कहरी या ढर कहरी क्या होना चाहिए, तो घर कहरी नृत्य की अगर हम लोग बात करें, सोनभद्र जनपद में जनजातियों द्वारा, सोनभद्र जनपद में जनजातियों द्वारा, क्या हुआ पढ़ लो,
ये धरकैरी नृत्य जो आपका होता है, ये सोनभद्र जनपद में जनजातियों द्वारा किया जाने वाले इस नृत्य में जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्र बजा कर नृत्य किया जाता है। इस धरकैरी नृत्य में क्या होता है, सोनभद्र जनपद में जो जनजाति होती हैं, जो ट्राइब्स होती हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्र होते हैं, कुछ इनके पास क्या होते हैं, उन पर जानवरों जैसे सींग लगे होते हैं। इन वाद्य यंत्रों को बजा कर ये सोनभद्र में किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों को बजा के ये क्या किया जाता है, सोनभद्र में किया जाता है। इसके बाद आ जाता है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य भी आपके बुंदेलखंड में ही होता है। कहाँ पे होता है कार्तिक नृत्य भी आपका, कार्तिक मास में, कार्तिक मास क्वार होते हैं, उसके बाद कार्तिक मास की अमावस्या को ही दीपावली मनाई जाती है। तो कार्तिक मास में प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में नर्तकों द्वारा गोपी कृष्ण बनकर किया जाने वाला ये नृत्य होता है। कौन सा, कार्तिक नृत्य आपके बुंदेलखंड में किया जाता है। इसमें जो नर्तक होते हैं, जो नृत्य करने वाले होते हैं, वो गोपी कृष्ण बनकर इस नृत्य को करते हैं, जिसको हम कार्तिक नृत्य कहते हैं। महीने की वजह से इसका नाम कार्तिक पड़ा है। कार्तिक मास में इस नृत्य को किया जाता है। कार्तिक मास में इस नृत्य को किया जाता है। आगे आपका छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य की बात करें अगर हम लोग, तो ये विवाह उत्सव पर राजपूतों द्वारा, प्रदेश के जो राजपूत समाज है, इस राजपूत समाज के द्वारा विवाह उत्सव पर, जब विवाह उत्सव होता है, क्या हुआ, हाँ, तो छोलिया नृत्य विवाह उत्सव पर राजपूतों द्वारा किया जाने वाले इस नृत्य में नृत्य करते हुए नर्तक एक हाथ में तलवार, हाँ एक हाथ में तलवार, राजपूतों का तो पुराना अपना तलवार चलाना इनका शौक रहा है, या फिर तलवार इनसे जुड़ी रही है, युद्ध वगैरह करते रहे हैं राजपूत, तो तलवार से इनका खासा प्रेम रहा है। तो नृत्य करते समय एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल, जैसे युद्ध किया जाता है ना, एक हाथ में हम तलवार से वार करते हैं और ढाल से स्वयं की रक्षा करते हैं। तो उसी तरह से ये छोलिया नृत्य होता है आपका। क्या होता है, उसी तरह से ये छोलिया नृत्य होता है। इसमें क्या होता है, विवाह उत्सव पर राजपूतों द्वारा, इसके लिए कोई विशेष पर्टिकुलर स्थान नहीं है, ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो छोलिया नृत्य की अगर बात करें तो विवाह उत्सव पर राजपूतों के द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में नृत्य करते समय नर्तक के एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में क्या होता है, ढाल होती है। दूसरे हाथ में क्या होती है, ढाल होती है, हाँ ढाल होती है। युद्ध की तरह ही आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, उसी को छोलिया नृत्य का नाम दिया गया है। आगे है राई नृत्य। राई नृत्य की अगर बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर ब्रज में नहीं, बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाएं मयूर की भांति इस नृत्य को करती हैं। महिलाएं क्या करती हैं, मयूर की भांति इस नृत्य को करती हैं। यही कारण है इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं, इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। यही कारण है इसे मयूर, राई नृत्य भी कहते हैं, मयूर नृत्य भी इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो मयूर की भांति इस नृत्य को करती हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में करती हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे करती हैं। इसका नाम है राई या फिर मयूर नृत्य, राई या फिर मयूर नृत्य। आगे चलते हैं। हाँ, रासक दंड नृत्य की अगर बात करें तो ब्रज क्षेत्र का एक रोचक नृत्य होता है रासक दंड नृत्य। जैसे होता है ना कि जो पुराने समय पे ग्वाला या आज के समय पे भी पहलवान होते हैं, ये कुश्ती दंगल वाली चीज़ें बहुत होती थी ब्रज के क्षेत्र में, कुश्ती दंगल ये ब्रज के क्षेत्र में। जो ग्वाला होते थे दूध पीते थे, मतलब एकदम बहुत सारा दूध पीते थे और उसके बाद कुश्ती करते थे, दंगल खेलते थे। तो उसी तरह का कुछ ये नृत्य होता है रासक दंड नृत्य, रासक दंड नृत्य होता है। इसमें इसी कुश्ती दंगल की तरह करना होता है। तो रासक दंड नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो रासक के नाम से ही आप समझ रहे होंगे रासलीला, भगवान श्री कृष्ण। तो फिर क्या हो जाएगा, रासक नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का एक रोचक नृत्य होता है। ब्रज क्षेत्र का एक क्या होता है आपका, रोचक नृत्य होता है, जिसमें पहलवानों की तरह ये नृत्य किया जाता है। आगे आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पे।
दीप नृत्य। दीप नृत्य की अगर बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्रों में किया जाता है। बुंदेलखंड के जो हमारे क्षेत्र हैं हमारे प्रदेश के, उनमें किया जाता है ये दीप नृत्य। इसके बारे में कहा जाता है कि बुंदेलखंड की जो अहीर जाति होती है उस जाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। तो यह नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा उनके दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश, थाली अथवा परात में सजाकर अपने सिर पर रखकर इस नृत्य को किया जाता है। कैसे? अहीर जाति के द्वारा अनेक दीपकों को जलाकर प्रज्वलित करके किसी घड़े में रख लेंगे उनको, या फिर कलश में रख लेंगे उनको, या फिर थाली या परात में रख लेंगे और उस परात को उठा के सर पे रख लेंगे और उसके बाद नृत्य किया जाता है। कंपेयर किया जाता है भाई किसका गिर गया, किसी का गिरा तो नहीं है। हाँ जी, रासक दंड नृत्य, बिल्कुल सही बात है। रासक दंड नृत्य आपके ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसका पीडीएफ पहले तो कल का पीडीएफ मुझे देना है, अभी बताऊंगा कहाँ पे मिलेगा आपको कल का पीडीएफ। हाँ, अहीर जाति के द्वारा, ठीक है, अहीर जाति के द्वारा अनेक दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े या फिर कलश में या फिर थाली में या फिर परात में सजाकर अपने सिर पर रखकर उनका नृत्य किया जाता है। तो अब आप समझ गए, क्या समझ गए? दीप नृत्य, इसमें दीपकों को रखना होता है, थाली, कलश, घड़े में दीपकों को रखना होता है और उसके बाद उनको सर पे रखना होता है और उसके बाद ये नृत्य किया जाता है, दीप नृत्य। और ये अहीर जाति से जुड़ा हुआ नृत्य है। आगे झूला नृत्य। झूला की बात करें तो झूला से आप सीधे समझ सकते हैं भैया ब्रज में ही होगा, ब्रज में ही होगा झूला। तो सावन महीने में, सावन के महीने में, अभी आने वाला है सावन का महीना, ये आषाढ़ का महीना चल रहा है, बस इसके बाद सावन का ही महीना आने वाला है। शायद 1-2 दिन में, मुझे लगता है पूर्णमासी होगी, 1-2 दिन में ही होगी पूर्णमासी, 2-4 दिन में, और उसके बाद सावन का महीना आ जाएगा। समझ रहे हो? उसके बाद क्या आ जाएगा? सावन का। 108 दीपक नहीं होते मुगल चौधरी, 108 दीपक चरकुला में होते हैं। इसमें दीपकों की संख्या कोई निर्धारित नहीं होती, इसमें दीपकों की संख्या निर्धारित नहीं होती। हाँ बिल्कुल, इसमें जो दीपकों की संख्या होती है वो कोई निर्धारित नहीं होती। 108 दीपकों की जो संख्या होती है वो आपके चरकुला नृत्य में होती है, जो कि ब्रज क्षेत्र में है। चरकुला नृत्य के बारे में वीडियो में क्वेश्चन आया था आपका, वीडियो में क्वेश्चन वहां से पूछा गया था कि चरकुला नृत्य जो आपका होता है उसमें दीपकों की संख्या कितनी होती है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे। तो 108 दीपकों की जो संख्या होती है वो चरकुला फोक डांस में होती है, चरकुला लोक नृत्य में होती है, जो कि ब्रज का ही एक लोक नृत्य है। आगे चलते हैं, झूला की बात कर लेते हैं। तो झूला आप समझ गए ब्रज में ही किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? सावन के महीने में किया जाता है और मंदिरों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? सावन के महीने में किया जाता है, ब्रज में किया जाता है और मंदिरों में किया जाता है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो राई भी आपका कहाँ था? राई भी आपका बुंदेलखंड में था। तो जब राई बुंदेलखंड में था तो पाई भी बुंदेलखंड में होगा। राई को और क्या कहते हैं? मयूर नृत्य कहते हैं। वहाँ पे जो स्त्रियां होती हैं वो मयूर की भांति नृत्य करती हैं। तो राई जब वहाँ पे था तो पाई डंडा भी यहीं पे होगा। पाई डंडा भी क्या होगा? यहीं पे होगा। और पाई डंडा नृत्य की बात करें तो ये भी अहीर जाति के द्वारा बुंदेलखंड में किया जाता है। जैसे गुजरात में डांडिया होता है ना, गुजरात में डांडिया होता है, कुछ कुछ उसी तरह से ये नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के अहीरों द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति यह नृत्य किया जाता है। यह गुजरात के डांडिया की भांति किया जाने वाला नृत्य है। तो पाई डंडा, राई भी आपका बुंदेलखंड और पाई भी आपका बुंदेलखंड। तो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसे याद रख सकते हैं। अगला है डोमचक नृत्य। डोमचक की अगर बात करें तो डोम जाति के राजा डोम जाति के प्रति आदर प्रदर्शित करने हेतु प्रदेश के घसिया तथा गौंड जनजाति, प्रदेश की जो घसिया तथा गौंड जनजाति है इसके द्वारा डोमचक नृत्य किया जाता है। ये जनजाति जहाँ जहाँ फैली है वहाँ वहाँ इस नृत्य को किया जाता है। तो पर्टिकुलर कोई एक रीज़न नहीं है इस नृत्य के लिए। गौंड जनजाति की बात करें तो आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, आपके चंदौली में, गाजीपुर में,
कुशीनगर, देवरिया में, इन क्षेत्रों में गौंड जनजाति बहुत ज़्यादा है। बलिया में, इन क्षेत्रों में आपकी गौंड जनजाति बहुत ज़्यादा है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं। घसिया तथा गौंड जनजाति के द्वारा डोमचक नृत्य किया जाता है, और जहाँ पर जनजाति ज़्यादा वहीं पर इस नृत्य की पहचान हम मान सकते हैं। जैसे कि गौंड जो जनजाति है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो हम इस डोमचक नृत्य को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह सही नहीं मान सकते हम इसको, तो लेकिन फिर भी हम इसको किससे जोड़ सकते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश से। पूर्वी उत्तर प्रदेश से हम जोड़ सकते हैं, या कह सकते हैं पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में तो वो ऐसे ही ऑप्शन आपके देगा, तो पूर्वांचल से हम इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो याद रखेंगे डोमचक नृत्य आपका क्या किया जाता है? डोम जाति के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए ये घसिया तथा गौंड जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आगे आपका सौरा या सहरा नृत्य, ये कई बार मैं बता चुका हूँ आपको। सौरा या सहरा नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो सौरा या सहरा नृत्य है, यह नृत्य बुंदेलखंड के कृषक अपनी फसल को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। इसमें क्या होता है कि सौरा या सहरा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड के कृषक अपनी फसल को काटते समय, जब बुंदेलखंड के जो किसान होते हैं वो जब अपनी फसल उनकी पक जाती है और उस फसल को काटते समय जो प्रसन्नता उनके मन में होती है, फसल को काटते समय जो प्रसन्नता उनके मन में होती है, उसी प्रसन्नता को जब वो जाहिर करते हैं, जैसे कि आप के मन में कोई खुशी होती है तो आप एकदम से उसे सेलिब्रेट करते हैं, कूद पड़ते हैं, है ना, कूदते हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई इनका है, जो किसान होते हैं तो फसल को जब काट रहे होते हैं तो खुशी होती है किसान को, क्योंकि किसान के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि जैसे कि जब किसान की फसल होती है तो अपनी बेटे की तरह उसे पालता है, अपने पुत्र की तरह उसे ट्रीट करता है, रोज़ फसल को देखने जाता है जब तक वो तैयार नहीं हो जाती, समय पे उसको पानी देता है, समय पे उसको खाद देता है, और मतलब देख के आता है खेत में, और देख के बड़ा खुश होता है जब उसकी फसल तैयार हो रही होती है। क्या होता है, उसका मन बहुत हरा भरा हो जाता है जब फसल उसकी अच्छी होती है और वो तैयार हो रही होती है। और उससे भी ज़्यादा हरा भरा तब होता है जब फसल पक के तैयार हो जाती है और जब वो काट रहा होता है। उसे पता होता है कि 6 महीने तो हमने जैसे तैसे निकाल लिए, अब हमारे घर में फसल पहुंच जाएगी तो हम अपने खर्चे कर पाएंगे। तो पिछले 6 महीने 5 महीने से हमारे खर्चे नहीं हो रहे थे, रुके हुए पड़े थे, हमें पैसा उधार लेना पड़ रहा था सभी लोगों से, अब हम अपने इच्छानुसार खर्चा कर पाएंगे। तो किसान को बहुत खुशी होती है। तो इसी खुशी को प्रकट करने के लिए सौरा या सहरा नृत्य किया जाता है। इसी खुशी को प्रकट किसान सौरा या सहरा नृत्य के माध्यम से करता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड, सभी प्रदेश के सभी किसान नहीं करते। मैंने कहा कि स्थानीय लेवल के होते हैं ये लोक नृत्य, स्थान पर्टिकुलर किसी एक स्थान विशेष की संस्कृति से जुड़े हुए ये नृत्य होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी, आगे चलते हैं हम लोग। देवी नृत्य की अगर बात करें, हम लोग किसकी बात करें? देवी नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो देवी नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र में ही किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण कर सामने खड़ा रहता है। नर्तक क्या करता है कि देवी का रूप धारण करके वो खड़ा रहता है। यह नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है, बुंदेलखंड में ही। कौन सा? देवी नृत्य। इसमें होता क्या है कि इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण करके खड़ा रहता है। एक नर्तक होता है जो देवी का स्वरूप धारण करता है और इस स्वरूप को धारण करके सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख अन्य नर्तक नृत्य करते रहते हैं। एक व्यक्ति होता है जिसे देवी बनाया जाता है, वो खड़ा रहता है, उसके सामने चारों ओर दूसरे नर्तक नृत्य करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? देवी नृत्य कहते हैं। और यह नृत्य हमारा कहाँ पे किया जाता है? बुंदेलखंड के क्षेत्रों में ही किया जाता है। बुंदेलखंड में बहुत सारे डांस होते हैं। ज़्यादातर डांस हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में ज़्यादा डांस नहीं है। रास नृत्य की अगर हम लोग बात करें, रास नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। रास लीला के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। रास नृत्य हमारा रास लीला के दौरान आ जाता है। घोड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो घोड़ा नृत्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में शुभ मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाने वाला नृत्य होता है। हाँ जी, घोड़ा नृत्य।
आगे चलते हैं। धीवर नृत्य की अगर हम लोग बात करें, धीवर नृत्य, धीवर जो नृत्य होता है ये प्रदेश की कहार जाति के द्वारा शुभ अवसरों पर विशेषकर कहार जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। धीवर नृत्य उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, उत्तर प्रदेश के किसी विशेष क्षेत्र का नहीं है, ठीक है, विशेष क्षेत्र का नहीं है। तो आगे आप देखेंगे कि धीवर नृत्य जो होता है वो शुभ अवसरों पर या मांगलिक जो अवसर होते हैं उन अवसरों पर कहार जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, धीवर नृत्य हम जिसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। चरकुला नृत्य या चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य आपका, चरकुला नृत्य की जब हम लोग बात करेंगे तो ये ब्रजवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इस नृत्य में नर्तक बैलगाड़ी या फिर रथ जो होता है, रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखकर फिर उसे अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, इसमें एक पिंजरा टाइप भी बनाया जाता है, एक पिंजरा होता है और उस पिंजरे में मंदिर के जैसा ही अखबारी कागज़ों से, जो रंगीन कागज़ होते हैं उन्हीं से एक पिंजरा की तरह बनाया जाता है। उस पिंजरे में दीपक रखे जाते हैं और उसी पिंजरे को हम बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर रखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? साथ के साथ घड़े भी रखते हैं और उस पिंजरे को, जिसमें दीपकों की संख्या लगभग 108 होती है। तो इस प्रकार से नृत्य किया जाता है जिसको हम चरकुला नृत्य कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, चरकुला नृत्य कहते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर एक और नृत्य है जिसे हम लोग देखेंगे, कौन सा है, पासी नृत्य। पासी जाति के द्वारा किया जाने वाला इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। पासी की अगर बात करें तो इसमें 7 अलग अलग मुद्राएं होती हैं। क्या होता है, 7 अलग अलग मुद्राएं होती हैं, एक गति, 7 अलग अलग मुद्राओं की गति एक ही होती है तथा एक ही लय होती है। जैसे कहते हैं ना, गति मोशन जो होती है ऊपर नीचे, मतलब कम ज़्यादा, लय थोड़ी बहुत अलग, तो एक ही गति होती है और लय भी, एक ही लय में युद्ध की भांति इस नृत्य को किया जाता है। आगे है कटघोड़वा नृत्य। कटघोड़वा नृत्य की बात करें तो ये हमारे पूर्वांचल का है। पूर्वांचल का, इसमें क्या होता है कि काठ का एक घोड़ा होता है, उसके चारों ओर बहुत सारे लोग डांस करते हैं। हाँ जी, लकड़ी का एक घोड़ा होता है। यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में एक नर्तक अन्य नर्तकों के बीच कृत्रिम मतलब लकड़ी का बना घोड़ा या घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। हाँ जी भाई, पूर्वांचल में कटघोड़वा नृत्य जो आपका होता है वो पूर्वांचल में ही किया जाता है। कटघोड़वा, कटफोड़वा नहीं, कटघोड़वा मतलब काठ का घोड़ा। आगे है चौरसिया नृत्य। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में कहार जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। आगे धोबिया नृत्य। नृत्य पूर्वांचल में धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से धोबी एवं गधे के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान से देखिएगा, क्या होता है कि धोबिया जो नृत्य होता है हमारा, यह नृत्य पूर्वांचल में धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से धोबी एवं गधे के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं हम लोग, मयूर नृत्य की बात कर लेते हैं। मयूर नृत्य भी हमारा, एक तो मयूर हमने देखा था कि राई नृत्य को भी हम मयूर कहते हैं। मयूर एक अलग नृत्य भी होता है जो ब्रज के क्षेत्रों में किया जाता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे मयूर नृत्य की बात करेंगे। ब्रज में किए जाने वाले इस नृत्य के दौरान नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करता है। मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करता है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। आगे है कलाबाजी नृत्य। कलाबाजी नृत्य हमारे अवध प्रदेश में, यह नृत्य हमारे अवध क्षेत्र में किया जाता है। अवध का मतलब है लखनऊ है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, फैज़ाबाद है, इन क्षेत्रों को हम लोग अवध कहते हैं। बाराबंकी है, इन क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, अवध कहते हैं। ठीक है, चौरसिया जौनपुर, बिल्कुल सही। कलाबाजी नृत्य अवध के क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें नर्तक मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं।
मिट्टी की घोड़ी बनी होती है, उस पर बैठकर मोर बाजा लेकर नर्तक इस पे नृत्य करता है। अवध के क्षेत्र में क्या हो जाएगा आपका, कलाबाजी क्या है, अवध के क्षेत्रों में। ये जोगिनी नृत्य भी आपके अवध के क्षेत्रों में ही रामनवमी के अवसर पर, भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो जोगिनी नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर साधु वेशधारी स्त्री नर्तकियों द्वारा जोगिनी नृत्य किया जाता है। रामनवमी के मौके पर अवध के क्षेत्रों में साधु का वेश धारण करती हैं महिलाएं, और यही साधु का वेश धारण करके महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। अगले पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 30 नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य की अगर बात करें तो ये भी हमारे पूर्वांचल में किया जाता है। पूर्वांचल क्षेत्र में गीत व नक्कारों के सुरों पर अहीर जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक कुश्ती लड़ते हुए, इसमें क्या करता है कि जो नर्तक होता है वो कुश्ती लड़ते हुए, कबड्डी खेलते हुए तथा चिड़ियों जैसा व्यवहार करते हैं। कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और चिड़ियों जैसा व्यवहार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नटवरी नृत्य कहते हैं। नटवरी नृत्य कहते हैं। आगे आ जाएगा छपेली नृत्य। छपेली की जब हम बात करेंगे तो एक हाथ में रुमाल लेकर, दूसरे हाथ में दर्पण लेकर, ये छपेली क्या होता है, एक हाथ में तो रुमाल ले लिया जाएगा, दूसरे हाथ में दर्पण ले लिया जाएगा, और इसके बाद किए जाने वाले इस नृत्य को आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। आध्यात्मिक समुन्नति की क्या की जाती है, इसमें कामना की जाती है। तो एक हाथ में रुमाल होगा, एक हाथ में शीशा होगा, मतलब दर्पण होगा, और उसके बाद इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग ढडिया नृत्य। ढडिया नृत्य की बात करें तो इस नृत्य का प्रचलन उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में है। दोआब मतलब जो गंगा यमुना का दोआब है, इस क्षेत्र में है। यह नृत्य भगवान के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर स्वागत स्वरूप किया जाता है। दीपावली के समय पर किया जाता है। यह नृत्य युक्त मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी युक्त बर्तन में दीपक जलाकर उसे अपने सिर पर रख कर किया जाता है। दीपक जलाकर उसे अपने सर पे रख के किया जाता है। आगे आ जाते हैं। ठीक है, आगे है आपकी स्क्रीन पर लास्ट था, ये लास्ट था। तो ये थे आपके नृत्य, जिसमें से एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ। ये थे आपके क्या नृत्य, 31-32 नृत्य, बस आपको याद हो जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है आपको याद करना। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ इन नृत्यों के बारे में। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से क्या कर लेते हैं, 5 मिनट में या 4 मिनट में हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। 5-4 मिनट में हम इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे यहीं पे। ख्याल नृत्य की बात करी थी, ख्याल नृत्य की बात करी थी तो ख्याल बुंदेलखंड का है। ख्याल कहाँ का है भैया, बुंदेलखंड का है। चौलर की बात करी तो चारों ओर से जो घिरा हुआ है, मैंने कहा था, तो चारों ओर से कौन है आपका, 4 राज्यों से कौन घिरा है, सोनभद्र मिर्जापुर, तो ये सोनभद्र मिर्जापुर हो जाएगा। इसके बाद कर्मा की बात करें तो कर्मा भी आपका सोनभद्र मिर्जापुर में हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाता है कि कर्म किया जाता है। कर्म क्या होता है कि जब हवन हो रहा होता है, पुजारी जब कर रहा होता है, तो उसके लिए हमें डालियाँ पेड़ों से पौधों से हमें डालियाँ और पत्ती तोड़ के लानी होती हैं, ये खैरवार जनजाति के द्वारा। सैला की अगर हम बात करें तो सैला भी आपके इसी क्षेत्र में खैरवार जनजाति के द्वारा। आगे आपकी स्क्रीन पर लठमार दीवारी नृत्य आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। ढडिया नृत्य की बात करें तो आपके सोनभद्र जनपद में संतान की कामना पूरी होने पर किया जाता है। धुरिया नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कुम्हार जाति के द्वारा इसको किया जाता है। ढरकैरी नृत्य की अगर बात करें तो ये सोनभद्र जनपद में किया जाता है। कार्तिक नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। छोलिया नृत्य की बात करें तो राजपूतों के द्वारा विवाह उत्सव पर किया जाता है। आगे राई नृत्य की बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। आगे अगर बात करें रासक दंड नृत्य की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। आगे दीप नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड में किया जाता है। आगे झूला नृत्य की बात करें तो सावन मास में ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। पाई डंडा की बात करें तो बुंदेलखंड में अहीरों के द्वारा डांडिया की तरह किया जाता है। आगे था डोमचक, तो डोमचक जाति को सम्मान देने के लिए घसिया और गौंड जाति के द्वारा किया जाता है। आगे था सौरा या सहरा नृत्य, तो बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा किया जाता है। आगे था देवी नृत्य, तो यह नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है। बुंदेलखंड देवी नृत्य कहाँ पे, बुंदेलखंड में किया जाता है। आगे था आपका क्या, रास नृत्य, रास ब्रज क्षेत्र में, रासक दंड और रास दोनों ही ब्रज क्षेत्र में। घोड़ा नृत्य की बात करें तो प्रदेश के बुंदेलखंड में, घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में। धीवर नृत्य की बात करें तो शुभ अवसरों पर विशेषकर कहार जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। चरकुला नृत्य की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में।
हाँ, चरकुला नृत्य की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में, पासी नृत्य की बात करें तो पासी नृत्य आपका पासी जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। इसमें मुद्राएं अलग अलग होती हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पासी जाति रहती है वहाँ किया जाता है। खटगोड़वा नृत्य की बात करें तो यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में एक नर्तक अन्य नर्तकों से के बीच कृत्रिम लकड़ी की बनी घोड़ी होती है, उसके चारों ओर लोग नृत्य करते हैं। आगे अगर बात करें चौरसिया तो जौनपुर में किया जाता है। धोबिया नृत्य की बात करें तो पूर्वांचल में होता है, पूर्वांचल में। मयूर नृत्य की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में होता है, ब्रज में। कलाबाजी नृत्य की बात करें तो अवध क्षेत्र में होता है। अगर जोगिनी नृत्य की बात करें तो ये रामनवमी के अवसर पर अवध क्षेत्र में होता है, अवध क्षेत्र में। नटवरी नृत्य की बात करें तो पूर्वांचल के क्षेत्र में होता है। छपेली की बात करें तो रूमाल तथा हाथ में शीशा लेके, दर्पण लेके इस नृत्य को किया जाता है। ठड़िया नृत्य की बात करें तो इस नृत्य का प्रचलन दोआब क्षेत्रों में है, दोआब क्षेत्र में इस नृत्य का प्रचलन है। तो ज़्यादातर आपकी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ, तो एक बार इसको रिवाइज और कर लेना आप लोग, ये कंप्लीट हो जाएगा। एक भी नृत्य आप भूलोगे नहीं, इसके आगे कोई नृत्य नहीं है अब। और क्लास व्लास में आया करो ना, तुम पिटोगे बहुत ज़्यादा। भाई क्लैरिफिकेशन, मंजेश यादव, क्लैरिफिकेशन मेरे पास नहीं होता है कौन क्या बता रहा है। आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है जो आपको सच मानना है। बार बार क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा मैं कि अमरूद का उत्पादन कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में होता है या लखनऊ में होता है, ठीक है। फालतू के क्लैरिफिकेशन मत मांगा करो मेरे से कि उन्होंने ये बताया, आपने ये बताया। जिसका आपको अच्छा लगता है पढ़िएगा चुपचाप से। ठीक है, मैंने जो बताया बस वही मुझे आता है, उसके आगे मुझे नहीं आता, ठीक है। हाँ, चलो तो फिर हम छोड़ते हैं यहीं पे। हाँ, हम छोड़ते हैं यहीं पे। कल आगे एक नया चैप्टर होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर को, आगे वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।